प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन, अवबोध का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम समझेंगे परसेप्शन प्रोसेस, अवबोध की प्रक्रिया, कि हम चीज़ों को समझते कैसे हैं। उनका अर्थ निकालने के लिए हमें किस प्रक्रिया से गुजरना होता है। और जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट मॉडल। और इसे समझाने के लिए 3 स्टेप्स इस सीक्वेंस के बताए हैं। फर्स्ट, इनपुट। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क तक जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं हमारी बॉडी के, वो सूचनाएं पहुंचाती हैं। आँखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। मस्तिष्क तक किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार या किसी भी चीज़ के बारे में जो सूचना पहुंचाती हैं, उसको हम इनपुट कहते हैं। और उसको हम एनालाइज करते हैं, जिसके 3 स्टेप बताए हैं: सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको थ्रूपुट कहा है। यानी ये मानसिक प्रक्रिया है। दिमाग जब किसी चीज़ को देख के उसके बारे में सोचता है कि ये क्या है, उसको थ्रूपुट कहा गया है। और जब दिमाग सोचता है, विचार करता है और एक रिजल्ट निकालता है, तो उसे आउटपुट कहा गया है। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ये हमारे दिमाग की एक ऐसी क्रिया है जो हमें चीज़ों को समझने के लिए अपनानी होती है। हर कोई अपनाता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम हर चीज़ को समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। हम उसका अर्थ सही निकालते हैं या गलत, ये इसी प्रोसेस पे निर्भर करता है। तो अगर इस प्रोसेस की ये 3 स्टेप्स हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो अवबोध की प्रक्रिया, जो एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, उसको बखूबी समझने में हम पूरी तरह से सक्षम हो सकते हैं। इसका अर्थ जैसा कि बताया गया है कि अवबोध प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में उपलब्ध सूचनाओं का चयन करता है। हम जहाँ भी बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, जैसे दुकान में हैं, खेतों में हैं, कॉलेज में या घर पे, तो हमारे मस्तिष्क में पहले कोई विचार आता है कि हम ये काम कर लेते हैं। जैसे अगर घर पे हैं और पढ़ाई करने का विचार आता है, तो हम अपने आसपास बुक्स हैं, इंटरनेट, मोबाइल्स के थ्रू या लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जो कुछ भी हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा और उनसे संबंधित एकदम माइंड क्लिक करेगा, इंफॉर्मेशंस दिमाग में आएंगी। तो उन सभी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, ये इनपुट है। फिर उन्हें संगठित करता है हमारा दिमाग। यानी पढ़ाई के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें मदद कर सकती हैं इस समय, उन सभी का विश्लेषण करता है और अंत में उनकी व्याख्या करने के बाद एक विचार या एक हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड या मूल्य, वैल्यूज़ या इमोशंस, भावनाएं या बिहेवियर, ये स्थापित होते हैं।
यानी हमारा एक बिहेवियर विच इज़ बेस्ड ऑन आवर एटीट्यूड, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ख्याल आ गया कि नहीं अभी नहीं, बाद में देखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया तो बिहेवियर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ तो बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा। और हम डिसाइड कर लेंगे कि चलो पहले ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद बुक से चैप्टर पढ़ते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इस तरह से हमारा व्यवहार निर्मित होता है परसेप्शन प्रोसेस के माध्यम से, और परसेप्शन प्रोसेस शुरू होता है इनपुट यानी दिमाग को हमारे इन्वायरमेंट से जो जो सूचनाएं मिलती हैं उनको एनालाइज करता है दिमाग, उनका विश्लेषण करता है, उन पे सोचता है, विचार करता है, और एक रिजल्ट निकालता है विच डिसाइड आवर एटीट्यूड। और इस अवबोध प्रक्रिया को, इस परसेप्शन प्रोसेस को इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट मॉडल की सहायता से समझाया है। तो इसमें सबसे पहले इनपुट की जो सूचनाएं दिमाग को मिलती हैं, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड पीपल, कुछ भी चीज़, इनको स्टिमुली कहा गया है। स्टिमुली यानी प्रेरक, कि जो हमारे दिमाग को प्रेरित करती हैं चीज़ें। कोई भी विचार दिमाग में आता है किसी चीज़ को देख के, और एक प्रेरणा हमारे मस्तिष्क में पैदा हो जाती है कि चलो ये काम करते हैं। तो जिस चीज़ को देख के वो प्रेरणा अंदर पैदा हुई, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। जैसे ही दिमाग को उसके बारे में सूचना मिलती है, तो उसके बाद उस सूचना को एनालाइज करने का क्रम शुरू हो जाता है। और ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको थ्रूपुट्स कहा गया है। सूचनाओं को एनालाइज करना, विश्लेषण करना, उन पे गहन चिंतन करना, विचार करना, और उस विचार में हम सूचनाएं चुनते हैं, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, सूचनाओं का चुनाव करते हैं। देन ऑर्गेनाइज दोज इंफॉर्मेशंस, उनको संगठित करते हैं, इकट्ठा करते हैं सभी सूचनाओं को, एंड इंटरप्रेट, और उनका विश्लेषण करते हैं। और ये तीनों ही बहुत विस्तार से आगे हम समझेंगे कि परसेप्शन प्रोसेस के अंतर्गत सूचनाओं को इकट्ठा हम कैसे करते हैं, कौन सी फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे चुनाव को। जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, हर चीज़ के बारे में नहीं सोचते, कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोचते हैं। तो उन कुछ एक चीज़ों का चुनाव किन किन बातों पर निर्भर है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके से संबंधित सूचनाएं हम कैसे इकट्ठी करते हैं और उनको इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं। विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दीज थ्री थिंग्स, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इन तीनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। और थ्रूपुट्स के बाद जब उस सूचनाओं को एनालाइज कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट आता है आउटपुट्स, यानी हमारा विचार बन जाता है कि चलो पढ़ाई करते हैं। ये ओपिनियन है। एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। वैल्यूज़ हमारे अंदर डिवेल्प हो जाती हैं कि मेहनत करेंगे। फीलिंग्स, अंदर एक ऐसी भावना आती है जिससे हमारा पढ़ने में मन लगता है। अगर वो भावना ना हो तो पढ़ाई करने का मन नहीं होता। तो इस तरह से थ्रूपुट्स के बाद जो आउटपुट है वो रिजल्ट्स हैं। वो लास्ट स्टेप है परसेप्शन प्रोसेस का, विच डिसाइड आवर बिहेवियर। इन ओपिनियंस, एटीट्यूड, वैल्यूज़, फीलिंग्स, इन्हीं से हमारा व्यवहार तय होता है। जैसे हम पढ़ाई तभी करने लगते हैं जब ओपिनियंस इस तरह की हो जाएं, हमारे अंदर विचार पैदा हो जाएं कि हम पढ़ेंगे चलो, एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए पढ़ाई के प्रति, वैल्यूज़ हमारे अंदर डिवेल्प हो जाएं कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी विद्यार्थी के अंदर ऐसा वैल्यू सिस्टम डिवेल्प नहीं हो पाता तो उसका पढ़ाई को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ऐसी फीलिंग्स, पॉजिटिव, अच्छी फीलिंग्स, ये दीज ऑल आर द आउटपुट्स ऑफ परसेप्शन प्रोसेस। तो हम
उसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करते हैं जिस लक्ष्य को सही से परसीव कर लें, जिस लक्ष्य को सही से समझ लें, जिसके बारे में हमारे विचार सही बन जाएं। जिन चीज़ों के बारे में हमारे विचार, हमारी समझ पॉजिटिव नहीं बन पाती, उनकी वैल्यू को हम सही से समझ नहीं पाते। जैसे पढ़ाई की वैल्यू को अगर नहीं सही तरह से समझ पाएंगे तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इस तरह से परसेप्शन प्रोसेस के ये 3 स्टेप बताए हैं। इनमें से जो थ्रूपुट्स हैं उनको हम विस्तार से जानेंगे। थ्रूपुट्स का पहला स्टेप है परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। अवबोध में हम किस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशंस की। चयन किन बातों पे निर्भर होता है सूचनाओं का। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा अगर हम समझना चाहें, प्रोडक्शन मैनेजर प्लांट की विजिट करता है। उस प्लांट में 10 वर्कर काम कर रहे हैं, 5 मशीनें चल रही हैं। मशीनों पे 5 वर्कर प्रोडक्शन का काम संभाले हुए हैं और 5 वर्कर्स उनकी मदद कर रही हैं। 3 वर्कर्स उनको कच्चा माल दे रहे हैं और 2 वर्कर तैयार माल को स्टोर तक साथ साथ पहुंचा रहे हैं, रख रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर सभी चीज़ों को ध्यान से देखता है। उसका ध्यान मशीनों की ओर भी जाता है और उन सभी कर्मचारियों की ओर भी। लेकिन अचानक जो कच्चा माल सप्लाई कर रहे हैं उन कर्मचारियों पे उसका ध्यान अटक जाता है। उनको बहुत ध्यान से देखता है और ऑब्जर्व करता है कि इनमें से एक कर्मचारी बहुत ही स्लो चल रहा है। उसकी सप्लाई की वजह से आगे प्रोडक्शन बाधित हो रहा है और उसकी वजह से मशीनों पे 2 वर्कर्स और तैयार माल को स्टोर में रखने वाला एक व्यक्ति, उनकी सभी की स्पीड बहुत अफेक्ट हो रही है। तो वो गहन चिंतन से उस के बारे में सोचता है और एनालाइज करता है, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है कि दिक्कत क्या है, कहाँ है, और उसे दूर करता है और उसके बाद प्रोडक्शन स्मूथली शुरू हो जाता है। तो ये है परसेप्शन प्रोसेस, समझने की प्रक्रिया कि किस तरह से काम की बाधा को एक प्रबंधक ने समझा, उसका ध्यान उस व्यक्ति की ओर ही क्यों गया जिसकी स्पीड स्लो है। मशीनों के बारे में उसने बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा। प्रोडक्शन जो व्यक्ति कर रहे हैं या और आगे काम कर रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। एकदम से उसका जो ध्यान है वहीं पे क्लिक करता है, वहीं पे जाता है जहाँ प्रॉब्लम है और उसको एनालाइज करके उसको वो दूर कर देता है। तो इस तरह हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उनमें से किस चीज़ पे हमारा ध्यान जाता है, किस चीज़ को हम चुनते हैं, उसके बारे में क्या क्या सूचनाएं हमारे तक पहुंचती हैं, ये किन बातों पे निर्भर करता है। द फैक्टर विच अफेक्ट सिलेक्टिविटी ऑफ ए पर्सन, 2 भागों में इनको बांटा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी एंड इंटरनल फैक्टर्स ऑफ परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, कि वो बाहरी घटक कौन कौन से हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, कि हम किन चीज़ों को देखते हैं ज़्यादा, क्यों देखते हैं, उसके क्या कारण हैं, बाहरी कारण क्या हैं और हमारे से संबंधित कारण क्या हैं। हमारे से संबंधित कारणों को इंटरनल फैक्टर कहा है और जो बाहरी कारण हैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर कहा है। तो बाहरी कारणों में पहला है साइज, आकार।
आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, जैसे कॉलेज के गेट से बाहर सड़क की तरफ आते हैं तो बहुत कुछ हमें दिखता है। बहुत सी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, कारें हैं, बाइक और स्कूटर्स हैं, बहुत से होर्डिंग्स लगे हैं। कुछ होर्डिंग्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। अगर बहुत बड़े साइज़ का सामने कोई होर्डिंग है तो उसकी तरफ एकदम से ध्यान जाएगा। कोई बहुत बड़ा साधन जितना आकार में बड़ा होगा वो उतना ही हमारे ध्यान को ज़्यादा खींचेगा। कोई प्रिंटिंग मैटर हम पढ़ते हैं किसी भी मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में, उनके हेडिंग बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। उसकी वजह क्या है? ताकि हमारा ध्यान उनकी तरफ सबसे पहले जाए कि लिखा क्या है इसमें। ये हमारी जो साइकी है, सोच है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे ध्यान को कोई भी आकार में जो बड़ी चीज़ है वो खींचती है। दूसरा है इंटेंसिटी, तीव्रता, कि कोई चीज़ कितनी तेज़ है, कितनी तीव्र है। जैसे आवाज़ें अगर बहुत सी हमारे आसपास हो रही हैं और एक आवाज़ बहुत तिखी है, बहुत तेज़ है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाएगा। हमारे आसपास बहुत तरह की सुगंधियां हैं, पर एक गंध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत तरह के रंग हैं, रात को जैसे बाज़ार में हम घूमते हैं, लाइटें बहुत लगी हुई हैं, पर एक बहुत ज़्यादा कलरफुल है। तो इस तरह जो चीज़ जितनी तीव्र होगी, जितनी तेज़ होगी, वो हमारे ध्यान को ज़्यादा खींचेगी। तो ये दूसरा इंटेंसिटी है, तीव्रता। तीसरा है रेपिटेशन, पुनरावृत्ति, रिपीट होना किसी चीज़ का। जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं वो हमारे ध्यान को ज़्यादा खींचती हैं। जैसे हम ऐड देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम देखें तो एक प्रोडक्ट की एड्स दिन में 4-5 बार आ जाती है, और जब वो दूसरी बार, तीसरी बार या 5वीं बार आती है तो एकदम से माइंड में क्लिक करता है कि देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, किस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। या कोई प्रबंधक है, प्रोडक्शन मैनेजर है, वो प्लांट में दो बार, 3 बार, 5 बार विजिट करता है, तो उसके पीछे यही मकसद होता है कि वो जितनी बार ज़्यादा विजिट करेगा, वर्कर्स का ध्यान हर विजिट में उसकी तरफ ज़्यादा होगा कि अब मैनेजर साहब आने वाले हैं, वो अलर्ट रहेंगे। तो रेपिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे कि हम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किस चीज़ को चुनते हैं चिंतन के लिए, विचारने के लिए, उसको प्रभावित करता है। फोर्थ है मोशन, गति। अगर बहुत सी चीज़ें स्थिर हैं, स्थायी हैं, पर एक चीज़ चल रही है, तो स्थायी जो चीज़ें स्थिर हैं, स्थायी हैं, खड़ी हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान कम जाएगा, और जो चीज़ गतिमान है उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। जैसे बाज़ार में शाम को हम जाएं, हर दुकान पर लगभग होर्डिंग लगे हैं, लिखे हुए होर्डिंग हैं, लेकिन बीच में 1-2 ऐसे होर्डिंग हैं जिन पे अक्सर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लैशिंग नियॉन साइन बोर्ड जिनको बोलते हैं, बिजली द्वारा जिनमें अक्सर चलते हैं। तो जो गतिशील बोर्ड हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान अपेक्षाकृत ज़्यादा जाएगा, जो स्थायी और लिखे हुए बोर्ड हैं उनकी अपेक्षा। तो गति भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे ध्यान को खींचती है, और उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद है कंट्रास्ट, विषमता। अगर बहुत सी चीज़ें एक आकार की हैं और एक चीज़ उनमें अलग आकार की है, और उनमें कंट्रास्ट है बिल्कुल, एक बहुत छोटी है, 2 आदमी खड़े हैं, एक 7 फुट हाइट का है और एक 2.5-3 फुट 4 फुट हाइट का है, तो दोनों में विषमता है, अंतर है, कंट्रास्ट है, बहुत डिफरेंस है, तो एकदम से हमारा ध्यान उनकी तरफ जाएगा। तो कंट्रास्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ये 4 स्क्वायर्स हैं, उसके बीच में एक स्क्वायर बनाया है, इधर भी 4 स्क्वायर और बीच में एक स्क्वायर बनाया है। तो ये छोटे स्क्वायर्स के बीच में बड़ा स्क्वायर और बड़े स्क्वायर्स के बीच में छोटा स्क्वायर है।
जो कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है। तो जैसे ही हम इन स्केयर्स की तरफ देखते हैं तो एकदम से ये कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से हमारे ध्यान को ये खींचते हैं। उसके बाद है नॉवेल्टी एंड फैमिलियरिटी। कोई चीज़ नई अगर है तो वो हमारे ध्यान को ज़्यादा खींचेगी। एक फैमिलियर है कोई जिसे हम परिचित हैं, कोई जैसे क्लास में कोई टीचर हर रोज़ पढ़ाता है तो वो हमारे लिए आम बात है कि टीचर हर रोज़ आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। और किसी दिन कोई बाहर से रिसोर्स पर्सन आ जाए, नया टीचर आ जाए, मान लो कोई फॉरेनर आ जाए कि ये फ्रांस से हैं, ये इंग्लैंड से हैं और आज आपको ये लेक्चर देंगे, तो एक उत्सुकता होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक लगन होती है और हम ज़्यादा एकाग्रचित होकर उनकी बात को सुनते हैं। वो अपेक्षाकृत ज़्यादा हमारा ध्यान खींचते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बातें बताई गई हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जो प्रभावित करती हैं हमारी सिलेक्टिविटी को, चुनाव को, कि हम किन चीज़ों को ज़्यादा देखते और उनके बारे में विचार करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे हैं हमारे स्वयं से संबंधित इंटरनल फैक्टर्स, जिनमें पहला है लर्निंग, सीखना। जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, पहले से ही लर्न की हुई हैं, जो हम जानते हैं, वो हमारी समझ को सीधे तौर पे प्रभावित करती हैं। जैसे एक चित्र दिया गया है, ये एक ट्रायंगल है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्लास में करके देखा गया, कई विद्यार्थियों से पढ़वाया कि इस ट्रायंगल में क्या लिखा है, तो हर किसी ने कहा टर्न ऑफ द स्विच। टर्न ऑफ द स्विच ही इसको हर विद्यार्थी पढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये सीखा हुआ है हमने कि जब भी स्विच बंद करना है तो उसके लिए हम ये लिखते हैं कि टर्न ऑफ द स्विच, ये बोलते हैं, तो वही लिखा होगा टर्न ऑफ द स्विच। जबकि जब ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें टर्न ऑफ द स्विच यानी द 2 बार लिखा है, पर वो 2 बार द लिखा है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इससे प्रूव होता है कि जो हमने सीखा होता है वो हमारी समझ को प्रभावित करता है। हम बहुत सी चीज़ों को बहुत ध्यान से नहीं देखते, बल्कि जैसे हमने पहले सीखा हुआ है उसके बारे में, उसके अनुरूप ही हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो यह है लर्निंग। दूसरा है सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं के प्रति धारणा। हम अपने बारे में कितना जानते हैं, हमारे बारे में हमारी धारणा क्या है, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा नॉलेज कितना है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी व्यक्ति को अपने ऊपर ही डाउट हो कि मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, मुझे तो इसका पता नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं समझ सकता, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, यानी डरता है, घबराता है किसी भी चीज़ से, तो वो उसको ध्यान से देखेगा ही नहीं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है जो परसीवर से रिलेटेड है और जो उसकी समझ को, उसकी सोच को और थ्रोपुट प्रोसेस जो सिलेक्टिविटी है उसको प्रभावित करता है। तीसरा है बिलीफ, आस्था। किसी व्यक्ति की आस्था क्या है, उसका विश्वास क्या है, उसके बिलीफ्स क्या हैं। क्योंकि किसी भी स्टिमुली के बारे में, प्रेरक के बारे में जैसा कोई सोचता है, जैसा उसके बारे में आस्था रखता है, वैसे ही उसके विचार होंगे। हो सकता है वास्तव में वैसा ना हो। तो एक तरह से जो हमारी आस्था है वो एक सेंसर का काम करती है, वो सच्चाई को कांट छांट करने का काम करती है, और हम जैसे हमारे विश्वास होते हैं, आस्था होती है, उसके अनुरूप चीज़ों का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है नीड्स, इच्छाएं।
जैसी जिस व्यक्ति की इच्छा है, नीड है किसी चीज़ के बारे में, अगर उसको कमी का एहसास हो रहा है, जैसे प्यास लगी हुई है, तो उसको, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं दिन में और सड़क पर कुछ दूरी पर देखें तो ऐसे लगता है कि कोई चीज़ बहुत चमक रही है, हो सकता है पानी हो, और बहुत अधिक प्यासा है कोई, तो उसको 100% ऐसा लगेगा कि आगे सड़क पे तो पानी पानी पड़ा है। तो इस तरह जो डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सिलेक्टिविटी में, कि हम चीज़ों को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, किन चीज़ों की ओर हमारा ध्यान खींचता है। और लास्ट है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट। तो एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा, उम्मीद, कि किस चीज़ से हमारी क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है। किसी से हम जैसी अपेक्षा रखते हैं, उसके अनुरूप हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी साथी के बारे में हमारा ये विचार है कि ये तो भद्दा ही बोलता है, बेकार ही बोलता है, इसकी डीलिंग अच्छी नहीं है, तो हम उसके बारे में वैसा ही व्यवहार करेंगे उससे, ये तो रफ सा आदमी है, इससे क्या सीधे मुंह बात करनी, मतलब हमारा व्यवहार भी उसके प्रति रूखा हो जाएगा। और लास्ट है इंटरेस्ट, रुचि। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीज़ हमें ज़्यादा खींचती है। अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या किसी फील्ड के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो उसका आकर्षण हमारे लिए कम होगा। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं ये जो उस वस्तु से संबंधित कुछ हो सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, या हमारे स्वयं से संबंधित हो सकते हैं, अपनी खुद की विशेषताएं जो हमें चीज़ों को चुनते समय जिनके बारे में हमने विचार करना, सोचना होता है, प्रभावित करती हैं। तो ये थ्रूपुट प्रोसेस का पहला एस्पेक्ट है सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस। उसके बाद दूसरा है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं उनके बारे में सूचनाएं कैसे इकट्ठी करते हैं, किस तरह से उनको देखते हैं। इनमें पहला है फिगर ग्राउंड परसेप्शन। इस आकृति में अगर हम ये मान लें कि एक ब्लैक कलर की शीट पर पेंटिंग की गई है, तो हमें वाइट कलर की एक पेंटिंग दिखाई देगी, एक फूलदान दिखाई देगा। और अगर ये मान लें कि वाइट कलर की शीट है और उसके साइड्स में ब्लैक कलर का बॉर्डर बनाया है और दो पेंटिंग की हैं ब्लैक कलर से, तो हमें दो चेहरे दिखाई देंगे जिन्होंने कैप लगाई हुई है और एक दूसरे की तरफ मुंह किया हुआ है। तो इस तरह से बैकग्राउंड क्या है और फिगर क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को किस तरह से समझते हैं। जैसे जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम वाइट कलर के ग्राउंड पे ब्लैक कलर के जो अक्षर लिखे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह से फिगर, ग्राउंड दोनों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से समझते हैं, किस तरह से किसी चीज़ का अवबोध हमें होता है। सेकंड है ग्रुप बेस्ड परसेप्शन। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे विभिन्न प्रेरकों का पहचान योग्य प्रारूप, यानी द पैटर्न विच इज रिकॉग्नाइजेबल, उसमें
समूहीकरण का सहारा लेते हैं, ग्रुपिंग। समूहीकरण के कई आधार हो सकते हैं। दो मुख्य आधार बताए हैं, प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलैरिटी, समीपता और समानता। प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता, कि कोई फैक्टर जितना क्लोज होगा उसको हम ज़्यादा जिम्मेवार मानेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में कोई एक नए सेल्स मैनेजर की अपॉइंटमेंट हुई है, और जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट होती है सेल्स अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अब सेल बढ़ने के पीछे ज़्यादातर कारण उस नए सेल्स मैनेजर का आना मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वास्तविकता इससे हटकर हो, कुछ और हो। पर क्योंकि सेल्स मैनेजर का और सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होने का नज़दीकी रिश्ता है, इस वजह से सबसे पहले हम जो सबसे नज़दीक कारण होता है कोई, उसी को जिम्मेवार मानते हैं किसी भी घटना का। तो ये है समीपता या प्रॉक्सिमिटी। दूसरा है सिमिलैरिटी, समानता। जैसे हम अगर बहुत से बच्चों को देख रहे हैं, सड़क पे जा रहे हों या किसी गली में, और सब ने एक जैसी ड्रेस डाली हुई हो, तो हमारे दिमाग में अगर किसी स्कूल की ड्रेस एकदम से क्लिक कर जाए कि इस तरह की उस स्कूल की ड्रेस है, तो एकदम से विचार आएगा कि ये सारे उस स्कूल के विद्यार्थी हैं। हो सकता है उन्होंने किसी फंक्शन की वजह से कोई विशेष ड्रेस डाल रखी हो। तो इस तरह अगर सिमिलैरिटी होगी कहीं किसी भी चीज़ की, तो वो हमारी समझ को, हमारी सोच को प्रभावित किए बगैर नहीं रहेगी। ये दूसरा ग्रुप बेस्ड फैक्टर है विच अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ ए पर्सन। तीसरा है क्लोजर, चीज़ों का एक दूसरे के नज़दीक होना। जैसे ये ट्रायंगल दिखाया है, इसे देखते ही हर कोई ट्रायंगल ही समझेगा कि ये त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के इतना नज़दीक हैं कि गैप बहुत कम है, और इस कम गैप की वजह से इन्हें रेखाएं बहुत कम लोग मानेंगे कि थ्री लाइंस हैं, तीन रेखाएं हैं, जबकि रियलिटी ये है कि दीज आर थ्री लाइंस। और इसी तरह से ये एक और चित्र दिखाया है, जैसे ये तीन अक्षर दिखाए हैं, इनको किसी को भी कहें कि पढ़िए क्या है, तो हर कोई कहेगा कि राम लिखा हुआ है। जबकि इंग्लिश के अक्षर जब हम लिखते हैं तो एक दूसरे से जोड़ते हैं अक्षरों को, और यहाँ अक्षरों में गैप है, RAM लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब चीज़ें एक दूसरे के बहुत नज़दीक हों तो वो भी हमारी समझ को प्रभावित करती हैं। जैसे जब हम बहुत ऊंचे टावर की ओर देखते हैं, जैसे 200-300 मीटर ऊंचा कोई टावर है और हम नीचे से ऊपर की तरफ उसकी तरफ दिखते हैं, तो लगता है कि जैसे इसकी जो ऊपर वाली चोटी है वो आसमान को छू रही है, जबकि सच्चाई से कोसों दूर है। फोर्थ है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। जब किसी भी व्यक्ति के पास किसी प्रेरक से संबंधित बहुत सी सूचनाएं हों तो वो उनको सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करता है, आसान बनाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, और जो फालतू सी की सूचनाएं हैं उनको छोड़ देता है। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन से किसी भी स्टिमुली को समझने में उसको आसानी हो, ऐसा प्रयास हर कोई करता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट के बारे में अगर बहुत से फैक्टर्स ऐसे पता हों जिसकी वजह से प्रोडक्शन की क्वालिटी
उतनी अच्छी नहीं तैयार हो रही जो होनी चाहिए, और 40-50 कारण उसके पास ऐसे हों, तो उनमें से वो पहले जो मुख्य 5-7 बातें होंगी उनको सबसे पहले चुनेगा कि इनको, बाकियों को अभी छोड़ते हैं, पहले इनकी तरफ ध्यान देते हैं। वाई? बिकॉज ही वांट टू सिंप्लीफाइड द थिंग्स एंड only through the process of simplification he can solve the problems effectively. तो इस वजह से जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशंस को, जब उनके बारे में हम कोई निर्णय लेने की ओर बढ़ते हैं, तो उनको सिंप्लीफिकेशन भी प्रभावित अवश्य करता है, जब सूचनाएं बहुत ज़्यादा हों। ऑर्गेनाइजेशन के बाद तीसरे फैक्टर्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरप्रिटेशन, कि हम सूचनाओं को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, और थर्ड इंटरप्रिटेशन, उनको एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस से संबंधित, विश्लेषण से संबंधित कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं? ये भी 3 तरह के फैक्टर्स हैं, रिलेटिव टू परसीवर, परसीव्ड एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। तो पहले वो सारे घटक जो हमारे खुद से संबंधित हैं, हम अगर किसी चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हम परसीवर हैं। तो हमारे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें चीज़ों को समझते समय प्रभावित करती हैं? फर्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िबद्धता। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियो आपने शायद ना देखे हों, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और स्टीरियो ऐसे यंत्र थे जिनके अंदर, स्टीरियो के अंदर एक कैसेट लगा दी जाती और जो उसमें रिकॉर्ड होता वो बोलता रहता। तो वहीं से ये वर्ड लिया है स्टीरियोटाइपिंग, कि हमारे दिमाग में पहले जो सूचनाएं हैं वो हमें प्रभावित करती हैं, पहले से हमारे जैसे विचार बने हुए हैं। जैसे अगर हमारे दिमाग में ये विचार है कि अमेरिकन्स बहुत मेहनती होते हैं, या भारतीय आलसी हैं, काम से जी चुराते हैं, मतलब पहली ऐसी अगर कोई इमेज बनी हुई है, तो जैसे ही हम किसी अमेरिकन को देखते हैं तो उसके बारे में जब विश्लेषण करने लगते हैं तो वो जो पहले से हमारा विचार बना हुआ है वो हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। तो ये है स्टीरियोटाइपिंग। दूसरा हेलो इफेक्ट, प्रभामंडल प्रभाव। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो शुरुआत में कोई भी बोलता है हेलो, तो उसी से अगर हम अंदाज़ा लगा लें, अरे ये तो बड़ा क्रूअल सा, बड़ा रूखा सा बंदा है कोई, तो इस तरह जब हम किसी भी एक विशेषता के आधार पे किसी व्यक्ति की, उसके व्यक्तित्व के बारे में कोई इमेज बना लेते हैं तो ये कहलाता है हेलो इफेक्ट। जैसे कोई आदमी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत से काम करता है, तो हम उसकी इसी गुण के आधार पे पूरा आकलन कर लें, ये तो ईमानदार भी होगा, ये तो वफादार भी होगा, मतलब हर तरह से उसके बारे में पॉजिटिव इमेज बना लें। ये है हेलो इफेक्ट। तीसरा है एट्रीब्यूशन, आरोपण। किसी एक कारण पे, किसी एक बात पे थोप देना कुछ भी, ये एट्रीब्यूशन है, आरोपण है। जैसे कोई सेल्स मैनेजर अभी अपॉइंट हुआ है और अचानक सेल्स गिरना शुरू हो गई 1-2 दिन बाद ही, और लगातार गिरती गई, तो अक्सर हर किसी के दिमाग में यही विचार आता है कि सेल्स मैनेजर बेकार भर्ती कर लिया, देखो सेल्स बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गई। जबकि हो सकता है कि जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है, इस प्रकार की कोई इंसिडेंट हो जाए, या लॉकडाउन है, या बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, या बाहर का कोई कंपटीशन अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाए, या कुछ भी और बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। लेकिन किसी एक बात को कारण मान लेना, ये आरोपण है, एट्रीब्यूशन। फर्स्ट इंप्रेशन, प्रथम प्रभाव। जैसे हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो जो इमेज बन जाती है दिमाग में, लंबे टाइम तक वो
वैसे ही रहती है। अगर किसी को अच्छा मान लेते हैं पहली बार मिलने पे, तो उसमें कमियां होने के बावजूद भी हमें ये लगता है कि अच्छा है। ये है फर्स्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन भी एक डिस्टॉर्शन है, परसीवर से रिलेटेड एक कमी है। अगर एक प्रबंधक सिलेक्शन जब करता है लोगों की, या जब फर्स्ट टाइम मिलता है, उसके माइंड में इमेज अगर ऐसी बन जाए कि ये तो बहुत मेहनती है, ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत काम करने वाला है, कर्मठ है, तो वो एक कमी की तरह प्रबंधक को लगातार परेशान करती रहेगी। और वो आदमी अगर मेहनती ना भी हुआ तो उसकी वो इमेज ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन लेने से उसको रोकती रहेगी। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन डिस्टॉर्शन है, एक कमी है। और लास्ट है प्रोजेक्शन, छाया चित्रण। हम दूसरे के बारे में क्या अंदाज़ा लगाते हैं। ये कहावत है कि कोई व्यक्ति जैसा खुद होता है दूसरे को वैसा ही समझता है। अगर कोई ईमानदार है तो उसको सभी ईमानदार लगेंगे, कोई मेहनती है तो उसको सारे मेहनती लगेंगे। और इसी अपने गुण के आधार पर दूसरों को देखना, ये प्रोजेक्शन है, छाया चित्रण इसको बोलते हैं। तो इस का भी हर व्यक्ति का जो परसेप्शन प्रोसेस है उस पर प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण लिया है कि मान लिया कि एक कर्मचारी की प्रमोशन नहीं होती क्योंकि वो इतना एफिशिएंट नहीं है, जबकि उसके साथ जो काम करते हैं उनकी प्रमोशन हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रोजेक्ट किया जाएगा कि उसके साथी की जो प्रमोशन हुई है वो उसकी एफिशिएंसी की वजह से नहीं हुई, बल्कि कोई सिफारिश लगाई है, उसने कोई जैक लगाया है। जबकि रियलिटी इसके उल्ट है, जिसको प्रमोट किया है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कुशल है। तो इस प्रकार का जो विचार किसी व्यक्ति के दिमाग में बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, अनुमान या अंदाज़ा। तो ये भी एक कमी होती है परसीवर से संबंधित, जिसके आधार पर वो चीज़ों को गलत समझता है। उसके बाद में फैक्टर्स इन परसीव्ड, अवबोधि से संबंधित घटक, जिस चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं उससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एनालिसिस को, विश्लेषण को प्रभावित करती हैं। फर्स्ट, स्टेटस, पद। किसी व्यक्ति का पद उसकी छवि को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। अगर बहुत ऊंचे पद का कोई व्यक्ति है, मान लो आर्मी में जनरल के रैंक पे है या पुलिस में डीजीपी के रैंक पे है, तो उसको कोई भी देखेगा तो एकदम से उसके दिमाग में यही विचार आएगा कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इतने बड़े पद पे हैं, बहुत अमीर है। मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव ओपिनियन उसके बारे में ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस तरह व्यक्ति का पद उसके बारे में जो विचार आते हैं दूसरों के मस्तिष्क में, उनको प्रभावित करता है। दूसरा, नॉन विजिबिलिटी ऑफ ट्रेड्स, गुण अदृश्य हैं जिनको देखा नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चीज़ों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। जैसे ईमानदारी है या वफादारी है, अब उसको मापने का कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि ये इतने % ईमानदार है, ये 100% है, ये 90% है, ये 80% है, क्योंकि ये अदृश्य हैं गुण। तो इसलिए ये जो नॉन विजिबल ट्रेड्स हैं, दीज आर आल्सो a distortion due to which the persons cannot be perceived exactly. और उसके बाद तीसरी तरह के फैक्टर्स हैं सिचुएशनल फैक्टर्स, परिस्थितियों से संबंधित घटक। कि हालात, परिस्थितियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जो हमारे समझ को, हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को एक सड़क के किनारे बने एक छोटे से हट पे, झोंपड़ी पे चाय स्नैक्स लेते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में अचानक ही विचार आता है कि कोई आम आदमी होगा। और अगर कोई दूसरा कहे कि हमारे देश का सबसे अमीर आदमी है, या दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, या देश का प्रधानमंत्री है, तो एक बार हमें विश्वास नहीं आएगा। और उससे पहले जो हमने परसीव किया
वो हमें परेशान करता रहेगा कि नहीं, इतनी छोटी सी दुकान पे, सड़क के किनारे, एक झोपड़ी पे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे परसेप्शन लेवल को प्रभावित कर रही हैं। तो इसलिए जो आसपास की परिस्थितियाँ और वातावरण है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से परसेप्शन प्रोसेस में इनपुट और आउटपुट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पर इनसे भी ज़्यादा जो थ्रूपुट्स हैं, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और वो